अगर मैं आपसे कहूं कि 40 मीटर गहरी खुदाई करनी है और उसके बिल्कुल बगल में 30 मंजिला इमारत खड़ी है, तो क्या आप खुदाई शुरू करेंगे? अगर बिना सुरक्षा के खुदाई की जाए तो पूरी मिट्टी अंदर गिर सकती है और इमारतों की नींव खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इंजीनियरों ने इसका एक ऐसा समाधान निकाला है जो जमीन के अंदर एक अदृश्य कंक्रीट की दीवार बना देती है। इसी दीवार को कहते हैं डायफ्राम वॉल। आज इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक जानेंगे कि डायफ्राम वॉल कैसे बनती है और कौन कौन सी मशीनें लगती हैं और साइड पे क्या क्या समस्याएं आती हैं और इंजीनियर उन्हें हल कैसे करते हैं। डायफ्राम वॉल रेनफोर्स कंक्रीट की एक गहरी और मजबूत दीवार होती है जो जमीन के अंदर बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी को रोकना, भूजल को नियंत्रित करना और गहरी खुदाई को सुरक्षित बनाना। इस तकनीक का उपयोग मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट्स, अंडरग्राउंड पार्किंग, अंडरपासेस और डीप एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट में किया जाता है। किसी भी दीवार की शुरुआत एक्सकेवेशन से नहीं होती। सबसे पहले सर्वे टीम पूरे क्षेत्र की मार्किंग करती है। इसके बाद मशीनों की पोजीशन, पैनल लेआउट और गाइड वॉल की लोकेशन तय की जाती है। अगर शुरुआत में सिर्फ 20 से 30 मिलीमीटर की गलती हो जाए तो पूरा पैनल गलत दिशा में जा सकता है। अब सबसे पहले गाइड वॉल बनाई जाती है। गाइड वॉल दो पतली कंक्रीट वॉल्स होती है जो ग्रैब मशीन को सही दिशा देती है। अगर गाइड वॉल सही नहीं बनी तो ग्रैब एक्सकेवेशन भी सीधा नहीं होगी। मैंने साइट पर कई बार देखा है कि लोग गाइड वॉल को छोटा काम समझते हैं, लेकिन सच यह है कि पूरी डायफ्राम वॉल की एक्यूरेसी यहीं से तय होती है। गाइड वॉल तैयार हो गई, लेकिन अब जमीन के अंदर 40 मीटर गहरी खुदाई कौन करेगा? क्या जेसीबी से यह संभव है? नहीं। अब साइट पर आती है एक ऐसी मशीन जो लगभग 100 टन वजनी होती है। गाइड वॉल बन चुकी है। अब इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लगभग 40 मीटर गहरी और सिर्फ 800 से 1200 मिलीमीटर चौड़ाई खुदाई करना। क्या जेसीबी यह काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। इस काम के लिए इस्तेमाल होता है एक विशाल मशीन, हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन। ग्रैब मशीन डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे क्रेवलर क्रेन से लटकाया जाता है। इसका हाइड्रोलिक ग्रैब दो विशाल स्टील के जबड़ों की तरह काम करता है। जब ग्रैब नीचे जाता है तो उसके जबड़े खुल जाते हैं, फिर मिट्टी पकड़कर ऊपर ले आती है। यही प्रक्रिया सैकड़ों बार दोहराई जाती है। अगर ग्रैब सिर्फ 50 मिलीमीटर टेढ़ा चला जाए तो नीचे जाकर पूरी वॉल गलत दिशा में बन सकती है। इसलिए आधुनिक ग्रैब मशीन्स में इंक्लिनोमीटर सेंसर लगे होते हैं जो हर समय वर्टिकलिटी मापते रहते हैं। इंजीनियर कंप्यूटर स्क्रीन पे लगातार देखते रहते हैं कि ग्रैब बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा है या नहीं। अब एक सवाल है, इतनी गहरी खुदाई करने पर मिट्टी अंदर क्यों नहीं गिरती? इसका जवाब है पॉलीमर या बेंटोनाइट स्लरी। जैसे जैसे ग्रैब मिट्टी निकालता है उसी समय एक्सकेवेशन में स्लरी भरी जाती है। यह स्लरी मिट्टी की दीवारों पर दबाव बनाकर उन्हें गिरने से बचाती है। अगर स्लरी सही डेंसिटी में न हो तो पूरी एक्सकेवेशन कोलैप्स हो सकती है। मैंने अपनी साइट पर कई बार पॉलीमर डेंसिटी टेस्ट और सैंड कंटेंट टेस्ट होते हुए देखा है। अगर रिपोर्ट सही नहीं आती तो एक्सकेवेशन आगे नहीं बढ़ाई जाती है। एक्सकेवेशन पूरी होने के बाद इंजीनियर डेप्थ चेक करते हैं। इसके बाद स्लरी डेंसिटी, विस्कोसिटी और सैंड कंटेंट दोबारा चेक की जाती है। अगर इनमें कोई गड़बड़ी हो तो रेनफोर्समेंट केज नीचे नहीं उतारी जाती। अब एक्सकेवेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन अगला चरण सबसे जोखिम भरा है। लगभग 25 से 40 टन वजन वाली रेनफोर्स केज को बिना कहीं फंसे बिल्कुल सही जगह पर नीचे उतारना होता है। अगर केज फंस जाए तो पूरा पैनल रुक सकता है। एक्सकेवेशन पूरी हो चुकी है। पैनल की गहराई लगभग 35 से 40 मीटर है। अब शुरू होता है पूरा प्रोजेक्ट का सबसे जोखिम भरा चरण, रेनफोर्समेंट केज लोअरिंग। यह केज कोई साधारण स्टील फ्रेम नहीं होता। इसका वजन कई बार 25 से 40 टन तक होता है और इसकी लंबाई 30 से 40 मीटर तक हो सकती है। अगर केज सिर्फ कुछ सेंटीमीटर भी टकरा जाए या फंस जाए तो पूरा पैनल रुक सकता है और कई घंटों का नुकसान हो सकता है। इस केज को पहले यार्ड में तैयार किया जाता है। हर स्टील बार, स्पेसर, कपलर और वेल्डिंग पॉइंट को ड्राइंग के अनुसार लगाया जाता है। केज के अंदर ट्रिमी पाइप के लिए जगह छोड़ी जाती है। लिफ्ट करने के लिए विशेष लिफ्टिंग पॉइंट बनाए जाते हैं।
ताकि पूरा वजन सुरक्षित तरीके से उठाया जा सके। अगर फैब्रिकेशन में थोड़ी भी गलती रह जाए तो केज एक्सकेवेशन के अंदर अटक सकती है। मैंने साइट पर कई बार देखा है कि केज का एक स्पेसर भी टेढ़ा हो जाए तो लोअरिंग में समस्या आ सकती है। इसलिए केज भेजने से पहले हर डायमेंशन और वेल्डिंग जॉइंट की जांच की जाती है। क्रेवलर क्रेन से धीरे धीरे केज को उठाया जाता है। पूरा ऑपरेशन बहुत धीमी गति से किया जाता है। नीचे खड़े इंजीनियर लगातार देखते रहते हैं कि केज कहीं गाइड वाल या एक्सकेवेशन की दीवार से टकरा तो नहीं रहा। अगर कहीं भी हल्का भी डिस्टेंस महसूस हो तो तुरंत केज को रोक दिया जाता है। इसका कारण खोजा जाता है और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टापेंड। अगर डायफ्राम वाल एक ही बार में बन जाए तो ज्वाइंट बनना मुश्किल होगा। इसलिए वाल को छोटे छोटे पैनल्स में बनाए जाते हैं। हर पैनल के आखिर में एक स्टील स्टापेंड लगाया जाता है। यही अगले पैनल के लिए सही ज्वाइंट तैयार करता है। कंक्रीट जमने के बाद इसी स्टापेंड को हाइड्रोलिक जैक की मदद से बाहर निकाला जाता है। अगर स्टापेंड समय पे रिट्राइव न हो तो अगला पैनल शुरू नहीं किया जा सकता। हमारी साइट पर भी कई बार हाइड्रोलिक जैक की खराबी के कारण पूरा ग्रैब आइडल रखना पड़ा था। इसलिए स्टापेंड रिट्राइव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक्सकेवेशन। अब केज अपनी जगह पे है लेकिन कंक्रीट ऊपर से नहीं डाला जाता। इसके लिए इस्तेमाल होती है ट्रिमी पाइप। यह पाइप सीधे एक्सकेवेशन की बॉटम तक पहुंचाई जाती है। कंक्रीट ट्रिमी पाइप के अंदर से नीचे जाता है और बॉटम से ऊपर की ओर भरना शुरू करता है। इससे स्लरी धीरे धीरे ऊपर निकलती जाती है और पूरे पैनल में बिना गैप के कंक्रीट भर जाता है। लेकिन अगर कंक्रीट सप्लाई बीच में रुक जाए या ट्रिमी पाइप सही तरीके से काम न करे तो पूरा पैनल खराब हो सकता है। आखिर ट्रिमी कंक्रीट को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इंजीनियर कैसे सुनिश्चित करते हैं कि पूरी पैनल में कहीं भी खाली जगह न रह जाए? अब रेनफोर्समेंट केज अपनी जगह पे है। ट्रिमी पाइप भी बॉटम तक पहुंच चुकी है और अब शुरू होता है पूरा प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चरण, कंक्रीटिंग। अगर इस स्टेज पर एक भी बड़ी गलती हो जाए तो पूरा पैनल खराब हो सकता है और लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। साधारण कंक्रीट की तरह इसे ऊपर से नहीं डाला जाता। कंक्रीट ट्रिमी पाइप के अंदर से नीचे बॉटम तक पहुंचता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ भरना शुरू करता है। जैसे जैसे कंक्रीट ऊपर आता है पॉलीमर स्लरी धीरे धीरे ऊपर निकल जाती है। इस तकनीक से पूरे पैनल में बिना एयर पॉकेट के लगातार कंक्रीट भरता है। डायफ्राम वाल में सबसे बड़ा नियम है, अगर बीच में कंक्रीट सप्लाई रुक जाए तो ट्रिमी पाइप के अंदर से कंक्रीट जम सकता है। इससे कोल्ड ज्वाइंट बन सकता है और पूरी वाल की मजबूती कम हो सकती है। मैंने साइट पर कई बार टीएम लेट होने के कारण पूरी टीम को चिंता में देखा है। इसलिए इंजीनियर हमेशा कंक्रीट सप्लाई लगातार बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कंक्रीट लेवल ऊपर आता है इंजीनियर धीरे धीरे ट्रिमी पाइप को ऊपर उठाते हैं, लेकिन पाइप का बॉटम हमेशा कंक्रीट के अंदर डूबा रहना चाहिए। अगर पाइप ऊपर निकल जाए तो हवा अंदर जा सकती है और कंक्रीट में वॉइड बनने का खतरा बढ़ सकता है। जब पूरा पैनल कंक्रीट से भर जाता है तो कुछ समय बाद कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने लगता है। इसके बाद स्टापेंड रिमूव किया जाता है और फिर अगला पैनल एक्सकेवेशन शुरू होता है। इसी तरह एक एक पैनल जोड़कर पूरी डायफ्राम वॉल तैयार होती है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। कंक्रीट वॉल्यूम, स्लरी रिकॉर्ड, पैनल डेप्थ, वर्टिकलिटी, रेनफोर्समेंट केज लेवल, हर चीज रिकॉर्ड की जाती है। यही क्वालिटी रिकॉर्ड भविष्य में साबित करते हैं कि वॉल डिजाइन के अनुसार बनी है। अब जब आप किसी भी मेट्रो स्टेशन या डीप बेसमेंट कंस्ट्रक्शन को देखें तो याद रखिए, जमीन के नीचे दिखाई न देने वाली वही कंक्रीट वॉल पूरी खुदाई को सुरक्षित बनाए रखती है। इसी डायफ्राम वॉल की वजह से मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड पार्किंग और डीप एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट सुरक्षित तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से इसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इसलिए इस चैनल पर आपको सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं बल्कि असली साइट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दृष्टि विनय को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।